गद्य चैप्टर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपर्युक्त बातें कही गई हैं। प्रश्न 2, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी? उत्तर, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था और वह 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नाम से प्रसिद्ध थी। प्रश्न 3, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? उत्तर, बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रवाचकों का आम्रवन था। प्रश्न 4, महावीर और मेखलिपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? उत्तर, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरिक में महावीर और मेखलिपुत्र की भेंट हुई थी। प्रश्न 5, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? उद्धरण। उत्तर, महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास किया था। प्रश्न 6, तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? उत्तर, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। प्रश्न 7, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? उत्तर, नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध, अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। प्रश्न 8, फायान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? उत्तर, फायान चीनी यात्री थे जो 4वीं शती में नालंदा आए थे। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। प्रश्न 9, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? उत्तर, हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवान चांद भारत आए थे। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। प्रश्न 10, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? उत्तर, चीनी यात्री युवानयांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का ये नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। नालंदा। प्रश्न 11, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? उत्तर, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। प्रश्न 12, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। उत्तर, 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थीं। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संधाराम हैं, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। प्रश्न 13, इत्सिंग कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है? उत्तर, इरसिंग चीनी यात्री था। उसके समय में नालंदा विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। प्रश्न 14, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्रदेव ने मगध के सम्राट देवपालदेव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। प्रश्न 15, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी?
उत्तर, नालंदा का शिक्षाक्रम बड़ी व्यावहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा वहां अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, जिससे छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। प्रश्न 16, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। उत्तर, जिस समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवानचांद के समकालीन थे। प्रश्न 17, शीलभद्र से युवानचांद हवेनसांद की क्या बातचीत हुई? उत्तर, जब युवानचांद नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवानचांद ने उत्तर में यह वचन कहे, ये देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। प्रश्न 18, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। उत्तर, पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंगछन 630 ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनमिसमोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांतिरक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमनशील भी तिब्बत गए थे। इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव 779 और दीपशंकर श्री ज्ञानतिश 980 के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रश्न 19, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? उत्तर, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों को। यही ज्ञानदान की विशेषता कही गई है।